नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। चुनावी महासंग्राम के बीच में तीसरे चरण के मतदान की तैयारियों के लिए देश तैयार हो रहा है और इस तीसरे चरण में करीब नहीं 93 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 11 राज्य और यूटी मिला के इसमें हैं और 2019 में इसका परिणाम ये था कि इसमें एनडीए ने 84 सीटें जीती थी। इसमें गुजरात का पूरा स्टेट कवर होता है। लेकिन इस समय के जो सबसे हॉट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ है कि अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो रायबरेली में अपना अनाउंस कर दिया कि दिनेश सिंह लड़ेंगे। अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ी रही हैं, बट कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ेगा ये असमंजस बना हुआ है। कोई कह रहा है कि कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, अलग अलग नामों की चर्चाएं चल रही, लेकिन दो नाम जीरो इन होते हुए दिख रहे हैं, जो खुद जयराम रमेश जी भी इशारा कर रहे हैं कि गांधी परिवार से दोनों राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ सकते हैं इन दोनों जगहों से, एक रायबरेली से और एक अमेठी से। कौन कहां से लड़ेगा इसकी औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है, किसी भी क्षण हो सकती है। तो ये बहुत हॉट टॉपिक है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। मुझे जो कांग्रेस के सूत्र मुझे बता रहे हैं रायबरेली स्तर के, जिन लोगों ने तैयारी की है, कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे, चाहते कि नहीं चाहते ये मुझे नहीं पता, लेकिन लड़ेंगे। और रायबरेली से प्रियंका गांधी, ये खबर उस जिले से निकल के आ रही जहां से उनको चुनाव लड़ना। अब औपचारिक निर्णय का हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दो जिलों की चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है चैनलों पर, क्यों इस पर इतना फोकस है। उसके पीछे एक तर्क ये है क्योंकि ये दोनों ही सीटें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अगर उन सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं तो उस पर चर्चा लाजमी है। 2 क्या 10 दिन 15 दिन तक होगी अगर ये असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। कल नॉमिनेशन होना है और आज तक अगर प्रत्याशी तय नहीं है तो ये बातचीत होगी, इसलिए इस पर चर्चा बार बार घूम के जा रही है। लेकिन हम थोड़ा और भी चीज़ों पर बातचीत करेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली इस बातचीत में निकल के ज़रूर आएगा कि कौन लड़ने वाला है वहाँ से, क्योंकि ये गंभीर विषय और कई सारे प्रश्न भी हैं। क्योंकि राहुल जी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ मतदान हो चुका है और प्रियंका जी डिब्यू करेंगी, पहली बार वो कोई इलेक्शन लड़ेंगी, इसलिए उनके लिए ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो कौन सी सीट से लड़ेंगी। आज के मेहमानों से परिचय कराता हूँ कौन कौन हमारे साथ बातचीत की चर्चा के लिए शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रेम कुमार जी और सज्जन सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा बस एक ही निवेदन है कि थोड़ा सा मतलब एक दूसरे का सम्मान रखते हुए बातचीत करें और छोटे छोटे में बोलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रियंका जी, इतना असमंजस क्यों बना रखा आप लोगों ने? अब तक तो अनाउंस कर देना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, कुछ आइडिया है आपको? पता लगा क्या होगा? मुझे तो लग रहा है कि जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि रायबरेली से प्रियंका जी लड़ेंगी। देखिए नीरज जी, CNBC एक बड़ा चैनल है और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी ये घोषणा हो ही जाएगी। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से, चाहे रायबरेली हो या अमेठी हो, जिस तरह से वहाँ की जनता और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पूरी उम्मीद के साथ लगा हुआ है, कमर कस के बैठा हुआ है कि जैसे ही नॉमिनेशन होगा पूरी तरह से कमर कस के बैठा हुआ कार्यकर्ता चुनाव में लग जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि रायबरेली और अमेठी की जनता भी पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से तैयार है इस ऐसी सरकार को हटाने के लिए जिसने बेरोजगारी दी, जिसने महंगाई दी। आज संविधान जो है खतरे में है और पूरी तरीके से जिस तरह से आरक्षण के ऊपर एक कुठाराघात चल रहा है और जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और यहाँ से अमेठी की जो सांसद हैं, जो प्रत्याशी हैं, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि उनका एक संयुक्त जो लड़ेगा कौन? कर्नाटक से जो प्रज्वला रेवन्ना है। प्रियंका जी, लड़ेगा कौन? नाम तो बताइए। आप कह रहे हैं कि लड़ेगा कौन? हाँ, देखिए, मैंने आपको कह दिया कि अब समय बचा नहीं है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी ये नॉमिनेशन भी होना है और मुझे लगता है कि कल सुबह का सूरज होगा, उसके साथ में नाम भी होगा और अरे वो तो होना ही पड़ेगा। कल नॉमिनेशन करना है तो करना ही पड़ेगा की उम्मीद होगी। कल नॉमिनेशन है तो करना ही पड़ेगा। मैं कह रही हूँ कि नॉमिनेशन भी होगा और एक उम्मीद भी है
क्योंकि जो इस बार लोगों का जो विश्वास है वो कांग्रेस के साथ, इतनी देर क्यों? और कांग्रेस के साथ अच्छा, इतनी देर क्यों? एक सवाल। और दूसरा, प्रियंका जी ये बताइए कि राहुल जी कहाँ से लड़ेंगे, रायबरेली से क्या अमेठी से? देखिए, मुझे लगता है कि मैं आधिकारिक तौर से अभी कहने में असमर्थ हूं, पर मैंने कहा कि आपके चैनल के माध्यम से भी देश को पता चलेगा। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है वो किन मुद्दों पर हो रहा है ये भी बात करने की जरूरत है, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो। जिस तरह की जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो कर्नाटक का इनका जो प्रत्याशी है, जो संयुक्त रूप से एनडीए का प्रत्याशी है, और आज वो भागा हुआ है। क्यों भागा हुआ है? क्योंकि उसके ऊपर 3000 से भी ज्यादा महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप है, और उसके साथ में उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके साथ बलात्कार है, और उसके साथ में वो पूरी तरीके से उनका वीडियो जो बना रहा था, उन सारी चीजों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता चुप क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बलात्कारियों को संरक्षण देती रहेगी? आप बताइए कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, और वो अपराधी कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। आप बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी, चिन्मय आनंद भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए राम दुलारे गौड़ भारतीय जनता पार्टी, अंकिता भंडारी केस आज तक कुछ पता नहीं, और इन सारी चीजों पे चुप्पी। नहीं, विषय यही है, कांग्रेस के नेताओं ने लगा रखी है मैडम जी, आप मुझे मजबूर कर रही हैं। और विषय ये है कि महिला बाल विकास मंत्री संसद के अंदर एक फ्लाइंग किस देख लेती है, पर आज प्रियंका जी सुनिए ना, ये सारे इश्यू तो हैं, इस पे तो बातचीत होगी। पहले जो अभी मैं पूछा था वो आप बता नहीं रही हैं, कौन क्या मतलब स्ट्रेटजी क्या है इसके पीछे? देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। देश के लोग जो सुन रहे होंगे, जनता भी बहुत बार कह देती है, एनालिस्ट भी कह देते हैं कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, कहाँ से लड़ें, रायबरेली से लड़ें, बड़ौदा से लड़ें कि जम्मू से लड़ लें, इससे फर्क पड़ता है और लोग जानना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल पड़ता है, मैं मानती हूँ आपकी बात जी। देखिए, बिल्कुल फर्क पड़ता है, मैं मानती हूँ इस बात को, और मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, और उन सारी बातों को मानती हूँ। पर क्या उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर कहीं कोई डिस्कशन नहीं होगा? नहीं, मुद्दों में तो डिस्कशन पिछले 6 महीने से कर ही रहे हैं। मुद्दे कहाँ हैं? आज का मुद्दा ये है, मुद्दे में तो कोई डिस्कशन रुका ही नहीं अभी तक। प्रियंका जी, मुद्दे में तो डेली डिस्कशन होता है, हर जगह हो रहा है। आज के मुद्दे का तो जवाब मैंने दे दिया, अब कल का तो इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अरे कल का तो आप ना भी कहीं ना, सीधे नॉमिनेशन में इन्वाइट करते हैं हम आपको। शिवम त्यागी जी, नहीं, सीधे नॉमिनेशन में आपको भी इनवाइट करते हैं, आप भी आइए। अरे मैं मुंबई से कहाँ आ पाऊंगा, आप टिकट भेज दीजिएगा। अच्छा सुनिए शिवम जी भाई साहब, आपकी क्या स्ट्रेटजी? इंतजार करते रह गए, फाइनली आपने अनाउंस कर दिया। बहुत कह रहे थे ना कि जब कांग्रेस वाले करेंगे उसके बाद हम करेंगे, उतार दिया दिनेश सिंह को आपने। जी देखिए नीरज जी, आपने कहा कि रायबरेली से श्रीमती प्रियंका वाड्रा, ऐसा मेरे सूत्र कह रहे हैं, और अगर ये बात सच है तो हाँ, मैं वही कहना, चलो लेट्स पुट इट दिस वे, नीरज वाजपेयी जी जो सीएनबीसी के एंकर हैं, उनके सूत्र कह रहे हैं कि रायबरेली से श्रीमती प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी, और अगर ऐसा है तो दादी की जैसी नाक जो है सभी कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ी और अंततः परिवार ही आ गया। पर्सनल कमेंट नहीं शिवम, प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल नहीं है सर, किसी को पर्सनल, हाँ, ऐसा नहीं, किसी को पर्सनल नहीं है। मैं मतलब आवाज अड्डा हम लोग कोशिश करते हैं कि ये इस तरह की लैंग्वेज नहीं। सर आप सर दूसरा प्लीज जाने तो दीजिए। दूसरा, आपने कहा कि भाई अभी भी कुछ घंटे बचे हैं, इनफैक्ट जाहिर है कल इनको नॉमिनेशन करना है। मेरे लिए तो एक और बड़ा डर भी है, क्या? कहीं ऐसा ना हो कि ये राहुल गांधी जो है पर्चा भरे, पर्चे में उल्टे सीधे साइन करके आ जाए, उल्टा सीधा कुछ करके आ जाए, एक दो जगह साइन छोड़ आए और वो उसको रिव्यू करने का मौका भी ना मिले, और वो खारिज हो जाए और वो उस पर सिंपैथी लेने की कोशिश करे, क्योंकि सीट तो वैसे भी दोनों हारनी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरी मोमेंट पे कोई सिंपैथी लेने का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि माहौल कुछ ऐसा बन जाए, क्योंकि जाहिर है डरे हुए नहीं होते तो इतना इंतजार नहीं करते, इतना इंतजार कर रहे हैं। रायबरेली से हमेशा जीती है कांग्रेस, कि किसी तरीके से बच जाए। सोनिया जी अभी भी वहां की सिटिंग एमपी थी, लगातार जीते हैं, आपको क्यों लगता है कि हार जाएंगे वहां से? नहीं, अब कहां सोनिया जी को पता चला ना, सोनिया जी ने देखा कि स्थिति रायबरेली में जीतने वाली नहीं है, तो वो राजस्थान से जो है राज्यसभा चली गई।
आज उनको स्थिति ऐसी लगती है कि वहां जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए वहां नहीं है। राहुल गांधी जी जो अमेठी में सिर्फ एक बार हारे 2019 में, तो वो वहां से चले गए। उन्होंने पलटकर कभी वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखाई नहीं। 5 साल में लगातार अमेठी से बाहर रहे, लगातार उत्तर भारत और स्पेशली अमेठी के लोगों को अपमानित करते रहे। आज 5 साल के बाद चलिए फिर से चुनाव आया तो होता कि चलिए पारिवारिक सीटें अभी सीना ठोक के चुनाव लड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। कल नॉमिनेशन है और आज स्थिति यही है कि अभी तक भी कांग्रेस। अच्छा शिवम, ये बताओ, जब आपने तय कर रखा था आने वाले समय में कौन लड़ेगा, आपने तय कर रखा था कि दिनेश को ही उतारना, तो पहले उतार देते। आप ही लोग कह रहे थे कि इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कांग्रेस कौन उतारेगी, फिर हम अपनी स्ट्रेटजी में, ये स्ट्रेटजी थी आपकी, दिनेश सिंह को उतारने पहले उतार देते। आप भी तो इंतजार कर रहे थे। देखिए हमने इंतजार किया, हाँ हमने इंतजार किया, लेकिन अब हमें स्थिति ऐसे लगने लगी कि पता नहीं भाई उनके पास कोई कैंडिडेट है भी कि नहीं, लड़ाएंगे भी तो है नहीं, और कोई भी आए हम अपने कैंडिडेट को और इंतजार नहीं करा सकते। आइए चलिए मैदान में आइए। आप बेशक 66 साल एक सीट पे रहने के बाद इतनी हिम्मत ना दिखा पा रहे हो कि आप वहां पर अनाउंस कर दे कैंडिडेट। 54 साल एक ही परिवार रहा, वो अलग बात है कि 54 साल एक ही सीट पर जीतने के बाद भी कि एक परिवार जो है इतना बुजदिल हो जाए कि वो कैंडिडेट ना उतार पाए नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक, तो चलिए ये बुजदिली आपको मुबारक। हमें तो चुनाव लड़ना है और जीतना है, जिसको उतारना है उतार दीजिए, लेकिन उतार दीजिए। अमेठी रायबरेली के लोगों को इतना भी परेशान करना उचित नहीं है भाई। उनको ये लग रहा होगा कि मतलब ऐसा क्या कर दिया हमने कि आज गांधी परिवार को इतनी भी हिम्मत नहीं। रायबरेली जिता के भेजा था। रायबरेली की सीट हमेशा आखिरी दिन ही नामांकन करते हैं ये लोग। नहीं लेकिन बताएं तो सही, अरे कह दे कि हम लड़ने वाले हैं, कोई बात नहीं। आज ये कह दे, मैं तो कहता हूं प्रवक्ता यहां पर प्रियंका जी बैठी हुई, ये कह दे कि राहुल जी लड़ेंगे, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, नॉमिनेशन कल कर दे, कह दे कि प्रियंका जी लड़ेंगे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा रुकिए एक मिनट, रुको भाई, पता तो हो प्रियंका जी क्या किस बात का ये जो कह रहे हैं, ये डरवर वाला मामला था क्या, कि लग रहा था कि कौन लड़े, आपस में थोड़ा तय नहीं कर पाता, ऐसा कुछ भी था क्या? अच्छा ये बताइए कि ये प्रज्वला रेवन्ना के लिए जो वोट मांग रहे थे, तब क्या शर्म नहीं आई थी इनको, तब लज्जा नहीं आई थी इनको, तब इन्होंने बड़े गर्व से कहा आपका मतलब प्रज्वला को दिया गया एक एक वोट मुझे ताकत देगा। ये किसके शब्द थे? प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। क्या लज्जा आई थी इनको? क्या लज्जा आई थी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को? क्या लज्जा आई थी इस देश की महिला बाल विकास मंत्री को? नहीं आई थी ना। तो सवाल ये है कि लज्जा जहां आनी चाहिए वहां नहीं आती है। आप मुद्दों पे बात करिए ना, आप मुद्दों पे बात नहीं कर पाएंगे और कल तक का इंतजार कर लीजिए। इतना क्यों धीरज खो रहे हैं? कम से कम कल का इंतजार करिए, आपके सामने होगा जो कुछ भी होगा। पर हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस डर और सहमी से, जिस बौखलाहट में बैठी हुई है, उनको उनकी किसी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी की नाक दिखती है, भारतीय जनता पार्टी को किसी का गला दिखता है और गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र दिखता है। अरे आपको इस देश की महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार नहीं दिखते, आपको इस देश की महंगाई नहीं दिखती। प्रियंका जी से जवाब लेते हैं, रेवन्ना पे जवाब दीजिए। बेरोजगारी फैली है वो आपको नहीं दिखती। थैंक यू। रेवन्ना पर देश के गृह मंत्री जी ने छाती ठोककर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसी जगह पर जाकर कहा कर्नाटक में कि हम किसी भी व्यक्ति जो महिला के उत्पीड़न में शामिल है उसके साथ नहीं खड़े हैं। उसको जो होना चाहिए, जो कानून, जो तर्कसंगत हो वो करे। कर्नाटका सरकार ने जब तक बोकालिंगा बेल्ट में चुनाव नहीं हुआ तब तक उसके बारे में बात नहीं की, सब कुछ उनको पता था और फिर उसको भगा दिया और रोका नहीं, और फिर अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस आपकी, सरकार आपकी, सारी चीजें आपकी। याद होगा आपको जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में से एक गैंगस्टर, प्लीज बीच में मत बोलिए, उसका पासपोर्ट कैंसिल कर लीजिए। बीच में नहीं, मैं आपके नहीं बोला ना, मैं बीच नहीं, नीरज जी आपको रोकना पड़ेगा, नीरज जी आपको रोकना पड़ेगा। मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या बोला क्यों नहीं पा रहे? आपके हाथ में सारी एजेंसियां हैं। बीच में नहीं, हमारे उत्तर, सुनिए, आपके आरोपों सुन रहे थे, उनके आप जवाब प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश में जब एक गैंगस्टर पुलिस वालों को हमला करकर चाहे उसका पासपोर्ट खारिज कर दे, उसको वापस आना पड़ेगा। उसको बुलाते क्यों नहीं आप? भगाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने उसको भगाया। आज एक व्यक्ति आपके कार्यकर्ताओं ने चिट्ठी लिखकर कहा और 4 महीने पहले कहा, तब भी आपने उसको टिकट दिया। बोल सकता हूं, इनके ऊपर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट लोगों के पास सवाल जवाब नहीं जाएगा। मुझे रिक्वेस्ट है, मौका दीजिए। तो इनके पास जवाब नहीं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। लज्जा नहीं आई आपको जब संदेश खाली पर बैठकर खड़गे जी से सवाल पूछा एक पत्रकार ने कि संदेश खाली की महिलाओं के बारे में आप क्या कहेंगे?
नहीं, वो मैं कहना संदेश चाहता खाली हूँ पर तो हमने धरना जो है, प्रदर्शन किया था। जीत बहुत मुश्किल है। दिखा नहीं सर, होगा ना, संदेश खाली पर क्योंकि कुछ आपको बोलेंगे वही तो दिखता जो आप खड़गे जी। देखना चाहते नहीं, वो मैं ये कहना आपको वो चाहता नहीं हूँ कि दिखता राहुल जो जी सच अच्छा है। चुनाव लड़ रहे हैं और झूठ बोलना संदेश बंद खाली पर करिए कुछ आप। बोलेंगे खड़गे जी। कहाँ लिखा नहीं, है वो हमारे राहुल गांधी जी की मैनिफेस्टो में न्याय कि हम यात्रा मंगलसूत्र बंद लेंगे? करिए आप। एक आदमी कहाँ ने नहीं लिखा है बोला हमारे संदेश खाली मैनिफेस्टो पर। में? आप खड़गे जी से पूछा दिखाइए रह गया पत्रकार के जवाब दीजिए, नहीं बोल पाए। झूठ बोलना और अभी बंद भी आप करिए। ऐसे ही हमने बोल रहे धरना हैं। प्रदर्शन नहीं किया बोल वहाँ पाए। पर और आपने क्या संदेश किया? खाली पर आप उसको एक वापस ट्वीट ला पाए? बताइए। प्रज्वला चलिए, अपना आज भी ट्विटर निकालिए। भागा अपना हुआ है, ट्विटर भगोड़ा निकालिए। है। अपना ट्विटर निकालिए। आज हमारे भी भगोड़ा गृहमंत्री है ने वो। जवाब दिया, आप दे पाई क्या? चलिए, प्रज्वला ट्विटर को निकालिए, कब ला रहे हैं एक आप ट्वीट इस देश दिखाइए, में वापस? संदेश आप खाली पर। बताइए, महिला है जवाब ना? दीजिए आप। एक किस ट्वीट दिन वो दिखाइए। किस एक दिन वो ट्वीट इस देश दिखाइए। में वापस आएगा एक ट्वीट- और किस दिन उन ट्वीट है। 3,000 महिलाओं को ट्वीट है। इंसाफ मिलेगा? ट्वीट है। जवाब दीजिए इस बात का। ओके सरकार 15 मिनट हो गए आप दोनों लोगों के लिए। देखिए देखिए, प्रज्वला को वापस नहीं लाना। गुड इनफ टाइम आप लोगों ने। अब थोड़ा आप शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। प्रियंका जी, अब थोड़ा आते हैं दूसरे विषयों पे। हर्षवर्धन जी के पास चलते हैं। आप तो उसी इलाके के हो महाराज, क्या चल रहा है रायबरेली अमेठी में? अरे नीरज जी, मैं तो थोड़ा प्रतापगढ़ का हूँ, आप तो रायबरेली के ही हैं। आपसे ज्यादा बेहतर कौन बताएगा? अरे आप एक बताओ तो एक- महाराज, हमने अपने सूत्रों वाली खबर बता दी। अब सही हो गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बताओ, आप बताओ। एक तो ये कि मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां हाँ, कम से कम रायबरेली को लेकर किसी बड़ी रणनीति पर काम करती नहीं दिख रही अब तक। दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है, पिछली बार भी वो लड़े थे, सोनिया जी के सामने हार गए थे। और अब 96-98 वाला हो जाए, अशोक सिंह जैसे जीत गए थे तो वो जीत जाए, बात अलग है। अगर कोई और प्रत्याशी आया तो भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहां का जो जातीय सामाजिक समीकरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं होंगी। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह से बेहतर प्रत्याशी चुन सकती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर गांधी परिवार से कोई आया, प्रियंका गांधी आएंगी, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए रायबरेली इस बार भी बहुत टेढ़ी खीर होगी, बहुत मुश्किल होगी। अमेठी की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के आने से वो चुनाव कोई कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा। एक तो ये कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, टीवी चैनल पर हमारे साथी पत्रकार विश्लेषक भी बात करते हैं। अब चूंकि हम लोगों ने तो मतलब बचपन से ही देखा है, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, ये सब तो मतलब बहुत लंबे समय तक तो रोज का देखा हुआ होता था। जिस कॉन्स्टिट्युएंसी को वीआईपी कॉन्स्टिट्युएंसी के नाम पर निगलेक्ट कर दिया गया, जिस कॉन्स्टिट्युएंसी में जो आधारभूत सुविधाएं होती थी वो भी नहीं रही, और उस सब को छोड़िए, एक कॉन्स्टिट्युएंसी या दोनों कॉन्स्टिट्युएंसी कहें, एक 1952 से रायबरेली फिरोज गांधी से और एक 1980 से संजय गांधी। ठीक है, बीच में 2-3 बार बीच में लोग जीत गए, राजनारायण और अशोक सिंह, और उधर संजय सिंह, और जो जिसको कहें कि 1-2 बार और जीते, अब स्मृति जी जीती। वहां राहुल गांधी पलट कर नहीं गए। आप जरा सोचिए, क्या उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों का अपमान नहीं है वो? और स्मृति ईरानी ने 2019 में एक वादा किया था कि घर बनाऊंगी, घर बनाया, नामांकन के पहले घर बनाया, गृह प्रवेश भी कर लिया, और वो अपने काम गिनाती हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि हर नेता को ये लड़ाई होनी चाहिए। क्यों किसी के नाम से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाए? कोई राजशाही है क्या नीरज जी? ये अच्छा लगेगा क्या किसी को, किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी को कहा जाए कि नहीं ये तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी? ठीक है, नरेंद्र मोदी आए, काम कर रहे हैं, इसलिए वाराणसी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और मुझे लगता है कि जो लोग उस इलाके को जानते हैं, इतनी दशा में वो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों रही। आपका तो घर है नीरज जी, आप तो जानते ही होंगे कि कौन कौन सी सड़क कितना बना, क्या हुआ, क्या क्या है। लखनऊ से चलते हैं तो एक सारस गेस्ट हाउस छोड़ दीजिए, नरेश स्वीट्स छोड़ दीजिए तो 4 चीजें, 4 दुकानें नहीं है। और जो ये जाते थे ये लोग, ये सब लखनऊ से अपना सामान लेके जाते थे, नाश्ता पानी की व्यवस्था सब लखनऊ से जाती थी गाड़ियों में भर के। जी। तो अब ठीक, अब उसके बाद भी अगर कहा जा रहा है गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, गांधी परिवार कॉन्स्टिट्यूंसी, तो मुझे तो हंसी भी आती है, थोड़ा दुख भी होता है। अरे आपने नरेश का याद दिलाया, बहुत बढ़िया नाश्ता। समोसा बड़ा बढ़िया। हाँ, एक नई रेस्टोरेंट भी खुल गया, बटोही। अब की जाना हाँ, ट्राई वो भी- मारना, तिरपला चौराहे के पास में मैंने है। वो किया, मैंने वो भी बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन ये बताइए, अरे एक मिनट शिवम भाई रुक जाओ ना, क्या आपको लगता है कि रायबरेली का कैंडिडेट बीजेपी ने कमजोर उतारा है हर्षवर्धन जी? मुझे लगता है कि इससे बेहतर उतार सकते थे। कौन? वहां जिस तरह के समीकरण थे, और या तो मुझे लगता है कि या तो फिर आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, या दिनेश प्रताप सिंह को और पहले आप उतार देते, उनको समय देते, और या तो फिर आप प्रतीक्षा करते कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उतारती, उसके लिहाज से आप प्रत्याशी देते। अरे कांग्रेस तो अभी तक इंतजार कराई। अब कल सुबह करना रोड शो, राहुल जी को अमेठी में पोस्टर लग गए और आप कह रहे हो कि और इंतजार करते। वो दिनेश सिंह रायबरेली के रहने वाले, उनको कौन सी तैयारी करनी? मंत्री भी हैं, वो कर लेंगे भाई।
ये तो है, लेकिन नीरज जी एक बात मैं आपको बताता हूं, मैं हाँ। उनका नाम नहीं बताऊंगा। हम लोग मुंबई से आ रहे थे और उस दिन संयोगवश वो जो अग्निवीर और उस सब पे कांग्रेस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी देश भर में, दो दो कर दिया था। तो एक में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं वो बेचारे अपना कर रहे थे और बड़ा विचित्र हो गया था कि मीडिया किसकी तरफ ध्यान दे रहा है। जी। तो मुंबई एयरपोर्ट पर हमारी फ्लाइट आधे घंटे लेट थी और कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता हैं उनकी भी फ्लाइट आधे घंटे लेट थी। उन्होंने कहा कि हम इसलिए अपनी स्ट्रेटजी रिवील नहीं कर रहे हैं कि पहले कर देंगे तो ये जो संघ भाजपा का सिस्टम है, नरेंद्र मोदी के सिस्टम, वो हमको ध्वस्त कर देता है। तो हम लास्ट मिनट स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। तो ये जो अमेठी और रायबरेली है, ये लास्ट मिनट स्ट्रेटजी। ओके, एक मिनट पर एक छोटा सवाल शिवम आपसे चाहिए। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि इससे बेहतर प्रत्याशी हो सकता था रायबरेली के लिए, दिनेश सिंह बहुत मुफीद नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हर किसी का अपना एनालिसिस है और हर्षवर्धन जी उस क्षेत्र से आते भी हैं आसपास से, तो जाहिर है उनकी भी अपनी एक एनालिसिस हो सकती है। आप वहां के रहने वाले हैं तो आपकी भी एक एनालिसिस हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस बार दिनेश सिंह जी जीतकर वहां से आने वाले हैं और कोई भी आए परिवार से, पार्टी ने पूरा सोच समझकर जो है ये निर्णय लिया। और एक और चीज मैं और कहना चाहता हूं कि कैंडिडेट हो सकता है आपको पर्टिकुलरली ऐसा लगा हो कि कमजोर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टियों में से नहीं है कि किसी को देखा कि चलिए ठीक है खानदान से कुछ लोग आए हैं उनके जिताने के लिए कैंडिडेट ही नहीं उतारते या कमजोर उतार देते हैं। नहीं, हम तो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव से लेकर और लोकसभा के चुनाव तक पूरे जी जान से चुनाव लड़ते हैं और जो अपनी तरफ से बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है वो देते हैं और वही दिया है और इस बार जीत कर आएंगे अमेठी रायबरेली। ठीक है, ये ठीक है, आपका अपना निर्णय, इस पर कोई सवाल नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा था, कल मैं एक चर्चा सुन रहा था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक प्रवक्ता ने कहा आप लोग चौंक जाएंगे रायबरेली प्रत्याशी का नाम सुनेंगे तो। ये कल कई जगह हुआ नीरज जी। और तो मैं सोच रहा था कि मतलब पता नहीं कौन उतरने वाला, दिनेश सिंह को मैं तो नहीं चौंका, चुका, हालांकि मैं वहीं का हूं तो इसलिए शायद मैं नहीं चौंक रहा, लेकिन वैसा कोई बड़ा नाम हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। सतीश जी, रायबरेली अमेठी में अब लगभग तय है, सतीश जी के पास जा रहा हूं मैं, कि राहुल जी अमेठी से और प्रियंका जी रायबरेली से लगभग तय। लेट्स सी, टचवुड में गलत ना पढ़ूं क्योंकि मेरे सूत्र बहुत पक्के हैं। क्या स्ट्रेटजी दिख रही है आपको रायबरेली अमेठी प्लस तीसरा चरण भी सामने खड़ा, उस पर थोड़ी टिप्पणी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा नीरज जी कि मीडिया स्पेस जितना इस दो नामों को लेकर, ये दो कंस्टिट्यूएंसी को लेकर पूरी मेनलाइन मीडिया ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, तो इसकी अमूमन उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं की जा सकती थी। तो एक स्ट्रेटजी तो ये भी रही होगी और कर ही रहे हैं, हम लोग भी चर्चा इस वक्त कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है, और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हमको लगता है कि दोनों लड़ेंगे, नहीं तो एक जरूर लड़ेंगे, ये तो पक्का है, कोई रास्ता नहीं इनके पास। ये रही एक पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने चर्चा सुनी, सारी बातें सुनी, हमें तो कभी कभी आश्चर्य करने वाली बात भी सब लोग कह रहे थे भाजपा वाले, तो हमें तो लगा कि कहीं बृजभूषण सिंह को न कल उतार दें, या बृजभूषण सिंह के बेटे के तो आज उतार ही दिया है। तो एनीवेज, तो ये भी है, हम लोग किसी पक्ष के हैं नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ नीरज जी, जो अब मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। मैं कहता था कि ये चुनाव एक तरफा है, मोदी ब्रांड का एकदम जो है अक्षुण्ण है, कोई उसके सामने नहीं है, लेकिन मेरे विचार में ये चुनाव खुल चुका है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगले 48 घंटे 5 जो अपना 7 तारीख है उस समय तक, ये इस पूरे 2024 के चुनाव का सबसे निर्णायक दिन है। ये बात आप समझ लीजिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक तरफ ब्रांड मोदी है, मोदी की गारंटी है। अभी आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए पहले और दूसरे राउंड, अब तब 284-85 हो जाएगा 7 तारीख को, और पहले 2 राउंड में जो रिपोर्टें आ रही है उसके हिसाब से तो पता नहीं क्या है, हमको नहीं लगता ये हाफ से तो ज़्यादा है, कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है, एक तरफा तो बिल्कुल नहीं है। तो एक बात ये, अब आप देखिए कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 के टेम्पलेट पर चली गई है। उसमें पाकिस्तान भी आ गया है, उसमें क्या नाम है वो मुस्लिम लीग भी है, उसमें धन का ध्रुवीकरण और उसको बांटने का भी है, मतलब इस तरह की बात है। और इस तरफ मैं इतना आपको दावे से कह सकता हूँ, आप लोग से ज़्यादा घूमता हूँ, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो पॉपुलिस्ट हैं, जो फ्रीवी वाली हैं, मैं कह रहा हूं, जो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो प्रलोभन पर प्रलोभन फेंक रहे हैं, वो महंगाई और बेरोजगारी और अवसर की कमी वाली चीजों को उन्होंने चिपका दिया है। इस बात को आप समझ लीजिए।
और इनको क्या हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि ब्रांड मोदी की बात है, मोदी की गारंटी। मैं तो मानता हूं कि मोदी जी की गारंटी वाला जो घोषणा पत्र है वो बहुत विजनरी है, और एक वो क्या कहते हैं स्टेट्स की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो उस हिसाब से है। तो आप ये कह रहे हैं सतीश जी कि अब मामला कांटे का है भाजपा से। पहले आप कह रहे, पहले आपको ऐसा लग रहा था कि एक तरफा है, मैं कह रहा हूं अब आपको लग रहा है कांटे का है। मैं पूरे नॉर्थ इंडिया, मैं नॉर्थ इंडिया के एक एक सीट को मैं सीट टू सीट फाइट मान रहा हूं। लोकल टाइप। ध्यान से सुन लीजिए मेरी, जिसमें मेरा स्टेट बिहार भी है। कोई एक सीट नहीं है जो कोई पार्टी कह सकती कि हम चुनाव जीत रहे हैं। ये बात समझ लिए। प्रेम कुमार जी, आप इसको कांग्रेस वालों को कम्युनिस्ट कहें, वेलफेयरिस्ट कहें, है दिक्कत। और एक चीज और, अभी आप देखिए 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी शायद अयोध्या जा रहे हैं, रोड शो वगैरह भी है, सुना है मैंने। तो अब वो जो, इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत निर्णायक टेम्पलेट में परिवर्तन और रस्साकसी, कर्नाटक का रवन्ना कांड वगैरह 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 सब चीज आ रहा है। आज तो पाकिस्तान भी आ गया, वो फवाद खान वाला भी। हाँ, फवाद खान तारीफ कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी बताइए, क्या माहौल लग रहा है आपको, और राहुल और प्रियंका के लड़ने से क्या परिवर्तन पड़ेगा उत्तर प्रदेश में या देश के चुनाव में? देखिए नीरज जी, नहीं लड़ने को लेकर के तो बहुत दिनों से हवा चल रही है कि नहीं लड़ेंगे, डर गए, भाग गए, कि इस तरह से चल ही रहा है। तो लड़ेंगे तो एक तो हो गया कि वो हवा खत्म हो जाएगी, जो अब तक भाई हमारे शिवम त्यागी जी बोलते रहे हैं, वो हवा खत्म हो जाएगी लड़ने से। दूसरा ये है कि ये जो 2 कंस्टिट्यूएंसी है, ये कंस्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति को बताती है। एक कांग्रेस अध्यक्ष की कंस्टिट्यूएंसी सोनिया गांधी की, और दूसरा राहुल गांधी की जो पूर्व अध्यक्ष की कंस्टिट्यूएंसी। तो इस हिसाब से महत्वपूर्ण है। और इसके आगे इसका महत्व ये है कि इस कंस्टिट्यूएंसी को जोड़ते हुए कांग्रेस अपनी संख्या को 8, 6, 10 कहीं भी स्थिर कर सकती है। पहले चरण में कुछ सीटें हैं जहां कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, उसमें 2 और एड ऑन हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ सीट की संख्या बढ़ाना, माहौल बनाना, अपने आप को पूरे देश में संदेश देना, ये सब एक महत्व है। और सबसे बड़ा महत्व है कि वो अपना गढ़ बचा रहे हैं, कांग्रेस का प्रतीक है, इस हिसाब से इसका महत्व है। अब इसमें एक बात जो भी आज तक चर्चा हुई है इन सीटों को लेकर, सोनिया ये सोचती हैं, प्रियंका वो सोचती हैं, राहुल गांधी ऐसा सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं सब हम लोग को पता चल जाता है। और उसके हिसाब से हम बता रहे हैं असमंजस है तो क्यूरियोसिटी है तो सारे फैक्टर्स भी रख देते हैं। लेकिन सच ये है कि उन्होंने अपने मुंह से कुछ कहा नहीं। और उसके बाद ये इतिहास भी बताता है कि नॉमिनेशन वो आखिरी दिन ही करते आए हैं। तो फिर भी इस विषय पर इतनी चर्चा हुई है। तो सतीश के सिंह सर सही कह रहे थे कि मीडिया ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के कंस्टिट्यूएंसी को इतना महत्व दिया है। इसका मतलब ये है कि 2024 के चुनाव में भावी प्रधानमंत्री का जो है वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, इस पर इस रूप में देश देख रहा है। जी, आप भी तो वही मतलब आप भी तो वही सोच के बोल रहे हो जो आरोप आप दूसरों के ऊपर लगा रहे हो। हम आरोप देखिए नहीं, एक मिनट पहले सुनो। देखिए बहुत लोग इसकी आलोचना करते हैं कि जो आप भी कह रहे हो कि इसको इतना स्पेस, इसको रायबरेली अमेठी को हमेशा से इतना स्पेस मिलता है। राहुल गांधी का चुनाव हारना बहुत बड़ी घटना थी राजनीतिक पटल पे, आप समझ रहे हैं इस बात। तो इसको आज अगर प्रियंका जी रायबरेली से लड़ने जा रही है, उत्तराधिकारी उनकी बन सकती हैं वो कांग्रेस में सोनिया जी की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, इसलिए स्पेस मिलेगा इसको। सुनिए सर, सुनिए। अच्छा एक चीज पहले ही बताओ, नहीं एक मिनट रुको, आज आपका बैकग्राउंड बदला हुआ है, भगवा कलर का, ये क्या चक्कर है? उस दिन तो हरा था। नहीं है, येलो कलर का अलमीरा। हला ना स्क्रीन दिखाओ, फुल पर दिखाओ ना, कुछ गेम कर दिया आपने सर। इसीलिए आपके चश्मे के बारे में इतनी चर्चा होती है। अरे प्रेम जी आज फंस गए आप आज फंस गए, बहुत हरा दिखा रहे थे उस दिन मुझे चलो बताओ, कंटिन्यू करो। देखिए नीरज जी, आपने जो बताया महत्व है, हार का जितना महत्व है ना, उसी हिसाब से इस
इस बार राहुल गांधी की जीत का भी महत्व होगा। हम यूं ही तारीफ में थोड़े बोल रहे हैं कि वो भावी प्रधानमंत्री है। अगर विपक्ष जीतेगा तो भाई एक कैंडिडेट तो है ही भावी प्रधानमंत्री के तौर पे, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं। और टाइट कॉन्टेस्ट है पूरे देश में, ऐसा भी नहीं है। सज्जन जी की एक राय ली जाए। सज्जन जी, क्या माहौल बन रहा है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है दोनों लोगों का उन क्षेत्रों से लड़ने का, तीसरे दौर के मतदान का, जहां पे एनडीए के पास 84 सीटें हैं? पहले देख लियो, दोनों सीट पे कांग्रेस की एक दुविधा है। दुविधा ये है कि गांधी परिवार में जो राहुल जी हो या प्रियंका गांधी, ये लोग चुनाव हारना नहीं चाहते। 2014 में भी एक सजेशन था कि बनारस से आप लड़िए, निश्चित तौर पे हार पक्की थी, लेकिन उससे एक मैसेज ये जाता कि फाइटिंग स्पिरिट है। अब दिक्कत ये है कि चुनाव पार्टी को लीड करना है, लेकिन अगर हारने पे बहुत ज्यादा चिंता हो तो वो मैसेज सही नहीं जाता है। आपको स्ट्रगलिंग दिखना चाहिए अपने क्षेत्र में। तो यहाँ पे एक मैसेज ये गया कि आप जब वायनाड से जीते और अमेठी से हारे, तो 5 सालों में आप देखेंगे राहुल गांधी की स्पीच में, वो शायद कॉन्शियसली नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली वो आने लगा कि वो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्थ वर्सेस साउथ वाले लाइन में जाने लगे कि भाई मैंने देखा साउथ में जाके वहां का एक कल्चर है, तमिलनाडु का एक कल्चर है, केरला एक कल्चर है। भारत जोड़ो यात्रा में आपने सबसे ज्यादा समय जो है वो केरला को दिया। अब इसके पीछे होता क्या है कि डिस्प्रपोर्शनेट आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और साउथ इंडिया की जो कुछ रीजनल पार्टी हैं, जो एंटी सनातनी हो या एंटी बीजेपी हो, एंटी हिंदुत्व हो, वो पार्टियां जो है सबसे ज्यादा साउथ वर्सेस नॉर्थ के फॉल्ट लाइन को पिछले 1-2 साल से आगे बढ़ा रही हैं। और राहुल जी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस तरफ दिखते हैं। तो स्थिति अभी ये है कि अगर आप अमेठी और रायबरेली, जो कि परंपरागत सीट आपकी रही है काफी लंबे समय से, रायबरेली लंबा है, अमेठी 1980 से है जैसा कहा गया, तो मैसेज ये बिल्कुल क्लियर चला जाएगा कि आपने अपने हार के कारण पूरे नॉर्थ इंडिया को, यूपी को अबेंडन कर दिया और आप कहीं ना कहीं साउथ वर्सेस नॉर्थ की नैरेटिव में फंस रहे हैं। तो इसलिए वहां पे आप हारे या नहीं हारे, आपकी उपस्थिति जरूरी है। इसलिए हमें लगता है कि जो आपके सूत्र बता रहे हैं उसकी एक तार्किक संभावना ज्यादा प्रबल दिखती है। दूसरा, उसमें हेजिटेशन क्यों? हेजिटेशन इसलिए है कि रीजनल पार्टीज तो फिर भी अपना ग्राउंड थोड़ा बहुत होल्ड कर लेती हैं। इन सब राज्यों में, हिंदी पट्टी में हो या बहुत सारे राज्यों में, अखिलेश यादव चुनाव हारे लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी टैली 100 के करीब बढ़ाई, 150 सीट के करीब वो गए। लेकिन कांग्रेस अभी भी यूपी, बिहार वगैरह में वैशाखी के सहारे है, इनके क्षेत्रीय दलों के समर्थन से। तो चुनाव लड़ने में अब रायबरेली तो अभी तक चली आ रही है, अमेठी में क्या होगा और दोबारा जो हार होगी उसमें क्या होगा कि उनकी स्थिति और खराब होगी कोर में। तो ऐसे में कैच 22 सिचुएशन वाली हाल है। नहीं लड़े तो मामला जाएगा कि आप यूपी और नॉर्थ के खिलाफ वाली नैरेटिव के पार्ट हैं। सज्जन एक मिनट, लड़ के हार गए। सज्जन, दो छोटी छोटी टिप्पणियां, मतलब एक ही सवाल है, उसकी टिप्पणी चाहिए। अमेठी की दुविधा मेरे हिसाब से ये होगी और राहुल जी के सामने कि जीत गए तो एक सीट कौन सी छोड़नी है, हार गए तो खैर बात ही अलग, फिर तो एक अलग नैरेटिव बनेगा। जीत गए तो कौन सी छोड़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता है। या वायनाड छोड़ेंगे कि अमेठी छोड़ेंगे। प्रियंका जी डेब्यू कर रही हैं, जीत गए तो उसका अपना एक महात्म्य होगा कि अपनी सीट को कंटिन्यू किया, लेकिन अगर हार गए डेब्यू के दिन, तब मुझे नहीं पता, भविष्य के गर्भ में ये सारी चीजें, लेकिन ये तो महत्वपूर्ण सवाल है जो नैरेटिव्स बनेंगे अभी नॉमिनेशन के तुरंत बाद से। इस पर आपका जवाब चाहिए मुझे, क्या इंपॉर्टेंस है इनका? देखिए अभी तक जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, शायद अमेठी ही छोड़ेंगे, वायनाड नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है उसमें साउथ को ये बिल्कुल लॉयल मान रहे हैं कि कांग्रेस की रिवाइवल अगर होगी वो साउथ से होगी। नॉर्थ को थोड़ा सा ये संदिग्ध मानते हैं। और ये आज का नैरेटिव नहीं है, ये जब इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस हारी तो साउथ ने बचाया, ये चीज माना जाता है कि साउथ ने अपना गढ़, आंध्रा हो बाकी हो। तो पहला तो ये है। दूसरी बात, देखिए प्रियंका गांधी रायबरेली से अगर जीत जाती हैं तो डेब्यू है, लेकिन काफी लेट डेब्यू है। वो 2004 से चला आ रहा है कि राहुल जी के बाद प्रियंका जी हों और वो भी हों, पोटेंशियल हैं, तुरूप की पत्ती है, लेकिन अभी काफी देर हो गया। अगर हार जाती हैं तो एक बात जान लीजिए, राहुल और प्रियंका जी की केमिस्ट्री तो बहुत सही है, लेकिन इस बात को कांग्रेस पार्टी के लोग पब्लिक स्टेज से नहीं मानते हैं। लेकिन 2 टीम है और दोनों टीम थोड़ी एंटेगनिस्टिक भी है। छत्तीसगढ़ में जो हुआ
और छत्तीसगढ़ और यूपी के माध्यम से जिस तरह से भूपेश बघेल हो या बहुत सारे लोग हों, तो कांग्रेस में जो एक अंदरूनी चीज चल रही है वो केवल पुरानी जो गुलाम नबी आजाद साहब हो या कपिल सिब्बल इस तरह के लोग हो वही नहीं है। एक प्रियंका जी को जो टीम घेरे हुए है और एक जो नई टीम राहुल जी के साथ, और याद रखिए यहाँ पे सतीश सर हैं, वो थोड़ा इसको अन्यथा न ले, ये दोनों नए वामपंथी टीम है जो घेर रखा और इनका आपसी द्वंद है। ये जब कांग्रेस में गए हैं तो ये अपना इंटरनल, चूंकि लेफ्ट में क्या है, पार्टी बनती जल्दी है, टूटती उससे और ज्यादा जल्दी है। ये तो ये दोनों जो गुट है जो प्रियंका जी के पास है और जो राहुल जी के पास है, वो देखिए उसमें बहुत, अगर प्रियंका जी इस डेब्यू में हार गई, मुझे लगता है कि वैसी अमेठी से ज्यादा कांग्रेस के लिए रायबरेली थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन अगर हार गई तो निश्चित तौर पे राहुल जी की टीम जो है और राहुल जी की टीम वो काफी मजबूत हो जाएगी, और जो दूसरी लॉबी है वो कौन लोग हैं, कुछ एक नेता है, वो पीछे हो जाए, तो ये कांग्रेस के अंदरूनी चीज में राहुल जी और मजबूत हो जाएंगे। जी प्रियंका जी इशारा भी करें, प्रियंका जी उसके बाद शिवम जी के पास। जी प्रियंका जी बोलिए। देखिए भी यहाँ परिवारवाद की बात उठाई बीजेपी के प्रवक्ता ने, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उनको ब्रजभूषण का परिवार नहीं दिखता, उनका बेटा नहीं दिखता? उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा उनका विधायक है, दूसरे बेटे को सांसदी का टिकट मिल गया। खैर उन ब्रजभूषण भी तो उनका परिवार ही है जिनके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया। दूसरी चीज ये बताइए कि परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी का यूपी में जिसके साथ अलायंस है वो परिवारवाद ही पार्टियां, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे वो जो है इनके राजभर की पार्टी हो। तो परिवारवाद पे भाषण देना बंद करें और अपने गिरेबान में झांक के देखें। और भ्रष्टाचार पे देखिए, अरे भाई आपका परिवार तो प्रज्वला भी है और जेडीएस भी है आपका परिवार, जेडीएस से अलग हो जाते अगर आपको इतना दुख था, अगर महिलाओं की अस्मिता की चिंता थी तो अलग हो जाते। और खैर मैं यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार है उनको एक सलाह भी देना चाहूंगी, उनको सलाह देना चाहूंगी कि वो जाके रायबरेली और अमेठी का एक भ्रमण कराएं और जरा जनता के दिल के हालात पूछें जाके वहां से, क्योंकि ये लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। आज देश की जनता जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है उसमें एक मुद्दा ये भी है और चर्चा ये भी है कि जो कोविड शील्ड वैक्सीन थी जिस पर प्रधानमंत्री जी का फोटो था वो भी हटा लिया गया, मैंने सब देखा है। लेकिन मैं हकीकत पर जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या कोई ज्ञान देंगे कोविड शील्ड वैक्सीन? चलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ज्ञान दीजिए, कुछ जरूरत समझते हैं बताने की, दीजिए ज्ञान। और मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ क्या हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? निकल प्रियंका जी एक मिनट ज्ञान ले लेना उनसे, अरे एक मिनट, अरे ज्ञान पहले उनसे ज्ञान ले लें। और दूसरा आपने जो कहा कि वरिष्ठ पत्रकार जी जो घूम गए, किस वाले को बोला आपने? 4 लोग हैं कर रहे हैं और उससे होने वाले साइड इफेक्ट की करते प्रियंका जी, प्रियंका जी, अरे प्रियंका जी सुनो ना आप, प्रियंका गुप्ता जी आपने किस वाले पत्रकार को सलाह दी कि रायलू घूम गए हैं? 4 लोग बैठे हैं यहाँ पे। प्रेम जी को देखिए मुझे लगता है कि सज्जन जी को जाना चाहिए और नहीं प्रेम जी को अरे प्रेम जी क्यों जाएंगे? जनता से मतलब बैकग्राउंड में नहीं, विषयांतर नहीं, 4 लोग जाएं, विषयांतर नहीं। आप पहले कोविड शील्ड पे ज्ञान दीजिए, करने की देरी है। कोविड शील्ड पे आप बताइए शिवम त्यागी। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कोविड शील्ड को लेकर इस देश में एक अलग स्तर का भ्रम फैलाया जा रहा है, कोविड शील्ड में वो जो लंदन में जिस केस की आप ये स्थिति की बात कर रहे हैं वहां पर कहा गया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्थिति में ये होगा और वो 1 करोड़ व्यक्तियों में 1 करोड़ डोजेज में किसी एक के साथ ऐसी स्थिति है। सरकार की क्लैरिटी है। अब ये देखिए प्रॉब्लम यही है, इनको जवाब भी चाहिए और चुप भी नहीं रहना है, जवाब भी चाहिए और चुप भी नहीं रहना। बहन चुप रही है ना, मैं जवाब तभी तो दूंगा। नहीं मैं तभी, आप फैला रहे हैं। जैसे पहले फैलाया था बीजेपी की वैक्सीन है, जैसे पहले फैलाया था कि ये वैक्सीन से इंपोर्टेंस ही हो जाएगी, जैसे पहले फैलाया था आज तक राहुल गांधी ने नहीं, जैसे पहले देश में जरूरत थी तब फैलाया। और अगर ये भ्रम है तो कौन फैला रहा है? ये हिंदुस्तान ने भाई उस ड्राइव का अपमान मत जवाब दीजिए यहाँ पर, कोई आप सवालों को घुमा नहीं सकते। जब देश की 140 करोड़ जनता की जिंदगी का सवाल है, इस देश में हो रही आकस्मिक मौतों का सवाल है, देश में भ्रम अगर कोई फैलाता है तो आपके पास जवाब नहीं है। अगर जवाब होता तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री जी निकल कर क्यों नहीं आए? अरे दोनों लोग बोलोगे तो किसी का सुनाई नहीं देगा, एक एक करके बोलो ना, दोनों लोग बोलना मुझे सुनाई नहीं दे रहा, दर्शक समझ नहीं पा रहा है। आप उनको रोक ही नहीं, अब मैं क्या करूं, आप उनको रोक ही नहीं पाते हैं। अरे रोक ही नहीं पाए, मतलब रिक्वेस्ट तो कर रहा हूं यार। प्रियंका जी एक बार उनको सुनो तो पहले, क्या 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 सफाई है आपकी?
बताइए। नहीं, रिक्वेस्ट के बाद भी सुनिए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सतीश के सिंह जी ने, प्रेम जी ने टू बी प्रिसाइज कहा, ये जो दोनों सीटों पर इतना ज्यादा फोकस है मीडिया का, और ये जो इतनी ज्यादा कवरेज उनको मिल रही है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं पैनिक का विषय है। जवाब नहीं है इनके पास। पूरे 4.5 साल सतीश के सिंह और प्रेम कुमार जी ने कहा है कि हम मीडिया दिखाता ही नहीं राहुल जी को, दिखाता ही नहीं सोनिया जी को, दिखाता नहीं। एक तो मीडिया के साथ इतनी परेशानी हो गई, कुछ भी करे दोनों कंडीशन में उनको कहना है। अरे भाई, आज इसलिए दिखा रहे हैं कि दोनों सीटें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अभी तक नॉमिनेशन नहीं। आज दिखा रहे तो कहते नहीं कोई जरूर कोई पंगा है। कोई पंगा नहीं है जी। सुबह 11 बजे हारेंगे जैसे पिछली बार हारे थे। और सुनिए, मैं तो कहता हूं रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। रायबरेली भी इस बार हारेंगे, कन्नौज भी इस बार हारेंगे, आइए मैदान में। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण विषय यही है कि अपनी 67-66 साल पुरानी पार्टी में अगर आज भी कैंडिडेचर अनाउंस नहीं हुआ तो भाजपा या मीडिया को प्रॉब्लम नहीं है। तमाम सर्वेस के बाद डर है। सतीश जी, प्रधानमंत्री जी को अनाउंस किया, शिवम रुक जाओ आप। तो उनका कैंडिडेचर। सतीश जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, बहुत गुस्से में लग रहा है मुझे। सतीश जी बताइए सर। देखिए, सबसे पहले मैं किसी भी प्रकार का अहंकार के खिलाफ हूँ। अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। कल तक तो ये राजनीतिक विश्लेषक थे, अब प्रवक्ता बन गए। तो आप समझ लीजिए इसी से ट्रांजिशन कैसे होता है। अरे हम पर काहे के लिए आरोप लगा भैया, मैं निष्पक्ष आदमी हूं। ये सच्चाई नहीं है क्या कि नहीं दिखाया गया है? और खाली एक ही तरफ का दिखाया गया है। हंसिए मत, आपके हंसने पर मैं रोने वाला नहीं हूं। मैंने कहा कि बड़ी परेशानी है सतीश जी। अरे सतीश जी को बात अपनी कंप्लीट करनी है। अरे कोई परेशानी नहीं यार। शिवम, सतीश जी को बात कंप्लीट करनी जी। वो बोले, नहीं वो बोले, लेकिन मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा प्लीज। यार इतना आप अहंकारी मत रहो, अहंकार टूट जाता है बहुत जल्दी। हाँ देखिए, मुद्दा ये नहीं है, मैंने तो सीधा कहा ना कि सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। और प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी में सही बात है। जो आपकी पार्टी है शिवम जी, उसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। भाई मेरे वश में तो नहीं, मैं क्यों लड़ूं? उनको लड़ने दीजिए कांग्रेस वालों को। लेकिन आप पर व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर आरोप लगाइएगा तो वो तो कोई सवाल ही नहीं है ना। मेरा हो गया 40 साल। नहीं, छोटा 10 सेकंड का जवाब, फिर ब्रेक लूंगा मैं। जवाब दे दूं सर? 10 सेकंड। हाँ। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। आपने कहा कि मैं विश्लेषक था, प्रवक्ता हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस देश में आप संपादक थे, और आज जिस राजनीतिक विश्लेषक उसमें भेजते हैं, तो आपकी 4 क्लिप आप ही को दिखा दूंगा, आप ही समझ जाएंगे आप किस लाइन पर बोलते हैं। तो ये इसका कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अहंकार बिल्कुल नहीं है। अहंकार शिवम एक मिनट यहाँ पर रुको। शिवम 4 क्लिप में शिवम वेट, सतीश जी एक मिनट आप भी रुकिए। शिवम देखिए, शिवम और प्रियंका गुप्ता, अरे रुक जाओ ना शिवम यार, मैं कह रहा हूं रुक जाओ अभी। कोई पत्रकार को देखिए, जर्नलिस्ट जो होता है, एनालिस्ट जो होता है, ये उसको पूरी आजादी है कि वो विषय का विश्लेषण अपने विचार से करेगा। उसको कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आप ऐसे विचार करो या ऐसे विचार करो। जो परिस्थिति में उसको दिख रहा है वो बोलेगा। अगर सतीश जी को वो लग रहा है तो वो बोलेंगे, प्रेम जी को जो लग रहा है वो बोलेंगे, हर्षवर्धन जी को जो लग रहा है वो बोलेंगे। हर्षवर्धन जी तो आपके मुंह पे कह रहे हैं दिनेश सिंह जी बहुत मजबूत प्रत्याशी नहीं है, तो आपने हर्षवर्धन जी से गुस्सा हो गए क्या? ये पत्रकारिता की स्वतंत्रता है और मैं इसके पक्ष में खड़ा हूं। मेरे शो में हमेशा हर तरह के लोग होते हैं, आप रोक नहीं सकते उनको कि आप ऐसा बोलो। मैं क्यों कहूं आप ऐसा बोलो? हर जर्नलिस्ट का अपना एनालिसिस होता है। नीरज जी, पहली बात, ना मैं रोक रहा हूं, ना मैंने रोका है, ना मैंने कुछ कहा है। चुभने वाली बात नहीं है। मैंने सतीश के सिंह जी के शब्द सतीश के सिंह जी को ही सुनाए हैं। इसमें दर्द कैसा? क्या उन्होंने नहीं कहा कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नई कवरेज मिल जाती? उन्होंने अभी एक्नॉलेज भी किया इस बात को। तो मैं अगर उनकी बात को उनको ही सुना रहा हूं तो इसमें दर्द भी नहीं है। और अरे मैं कह रहा हूं, हाँ भाई सच है ये। एनालिस्ट को अपने विचार रखने का, अरे सच है ये, मैं बोल रहा हूं। उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, भले वो बैकफायर कर जाए। वो बोल रहे हैं तो मैं भी बोल रहा हूं जी। अभी अब थोड़ा सा शांत हो जाओ, ब्रेक लेना है भाई। क्या दर्द होगा? अरे शिवम भैया चुप हो जाओ। दादा देखो, मैं पत्रकारों की साइड में रहूंगा अभी। तो इस समय कुछ भी कर लो आप, चाहे जितना करो, मैं पत्रकारों की साइड में। मुझे ही चुप करना है आपने। 100% आपको ही चुप करूंगा। प्रियंका जी बोलेंगे मैं उनको भी करूंगा। मैं पत्रकारों के साथ हूं, क्योंकि मैं जो हूं मैं वही करूंगा। आपको कौन चुप कर सकता है? तो भाजपा अभी कोई कर सकता है। एक छोटा सा एक ब्रेक, जो बोल रहे हैं शिवम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक, तब तक आप लोग एक कप चाय पी लीजिए।
स्वागत है एक बार फिर से आपका चुनावी अड्डा महासमर में। और अब चुनाव तीसरे दौर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और बहुत महत्वपूर्ण सीटों पे प्रत्याशियों के नाम भी आने वाले हैं। अमेठी और रायबरेली की मैं चर्चा कर रहा हूं। अब मेरा निवेदन ये है कि हमारे पास 12 मिनट हैं और 2-2 मिनट आप सबके, मेरे पास कुछ नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा छोटा रखिए। काफ़ी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हर्षवर्धन जी, आपसे शुरू करते हैं। 2 मिनट है हमारे पास। जो सवाल मैंने सज्जन कुमार से पूछा था, उस सवाल का जवाब देश जानना चाहता है कि इन सीटों का महात्म्य क्या है और जीतने के बाद राहुल जी क्या छोड़ेंगे और प्रियंका जी के जीतने का इंपॉर्टेंस क्या है, या हार गई तो क्या होगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिना किसी संकोच और संदेह के एक बात मैं कहूंगा कि राहुल गांधी अगर अमेठी नहीं लड़ते, मैं तो आज से कांग्रेस की बात करना बंद कर देता। यानी पूरी तरह से खारिज हो जाती आज कांग्रेस पार्टी। अभी मुझे नहीं पता है, हम में से किसी को नहीं पता है, लेकिन जो भी जानकारी मिल रही है कि सब कुछ बुक हो गया है, रोड शो की इजाजत मिल गई है, राहुल के नाम से नामांकन पत्र खरीद लिया गया है। अभी ताजा जो खबरें आ रही हैं, जो पता चल रहा है कि प्रियंका के नाम की होर्डिंग वगैरह भी रायबरेली में जो कार्यालय है वहां लगनी शुरू हो गई है। अब ये इसका कितना सच है, ये कांग्रेस को लोग जानेंगे। पार्टियां हैं, उनकी अपनी रणनीति होगी। लास्ट मिनट में जो भी करें, आधी रात वाला जो जिसको कहते हैं ना कि मिड नाइट एडवेंचर्स जो होते हैं, वो होने चाहिए। लेकिन ये दोनों 2024 के बाद कांग्रेस कैसे जा रही वाली है और इन दोनों सीटों पर जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम तय करेंगे कि कांग्रेस की राजनीतिक बागडोर कौन संभालने वाला है। राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे, अमेठी छोड़ेंगे, इसमें बहुत भ्रम नहीं होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जो उनके अंदर तक जिसको कहें कि गहरी जानकारी रखने वाले पत्रकार हैं, मेरी तो थोड़ी कम है कांग्रेस के बारे में, तो वो लोग बताते हैं कि राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मैं लड़ूंगा तो इसी शर्त पर लड़ूंगा कि अगर मैं जीत गया तो मैं अमेठी छोड़ूंगा, वायनाड नहीं छोड़ूंगा। मतलब उनको क्लैरिटी है कि जिस सीट ने उनको जिताकर भेजा 2019 में, 24 में भी वो उसी से लड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल मैसेजिंग के तौर पर राहुल गांधी लड़ते दिखेंगे। जो स्मृति की ईरानी के सामने 19 से 24 तक उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नजर नहीं आए, कम से कम वहां जाके खड़े हो रहे हैं। फिलहाल तो मैं इसको इसी महत्व के तौर पर देख रहा हूं। और अगर प्रियंका आती हैं तो 99 से जो पार्टी पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल में आना चाहती थी, अब उनको जाकर एंट्री मिलती दिखेगी अगर वो लड़ती हैं तो ये हो जाएगा, मतलब कि उत्तर भारत प्रियंका जी संभालेंगे और दक्षिण भारत राहुल जी संभालेंगे। ऐसा भी हो सकता है। आपके विश्लेषण को और चीर-फाड़ करके मैं करूं तो प्रेम कुमार जी, आप बड़े छुपे रुस्तम हो, राहुल जी से मिल के आए और आप बता नहीं रहे हो कि वो कहां से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, सब पता है आपको। मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, बताइए ना। हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। हाँ। कि कोई भी उम्मीदवार, खुद हर्षवर्धन जी अगर होते राहुल गांधी की जगह पे, तो क्या चुनाव संपन्न होने से पहले इस बात की चर्चा करेंगे कि कौन सीट छोड़ेंगे? राहुल जी थोड़ी चर्चा करेंगे, ये चर्चा तो हमको आपको करनी है। और ये खबर प्लांट की जा रही है। भाई कोई भी उम्मीदवार कैसे बोलेगा चुनाव से पहले कि हम पहले ये सीट छोड़ देंगे और वो सीट छोड़ देंगे? ये खबर प्लांट की जा रही है। हर्षवर्धन जी अलर्ट रही है, या तो आप उसका हिस्सा नहीं हो, मैं मानता हूं, लेकिन नहीं, प्रेम कुमार जी एक सेकंड। ये राहुल गांधी को नहीं विश्लेषण करना है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। आप मिलके आए, शायद आपको पता हो, लेकिन ये विश्लेषण जर्नलिस्ट के बीच में होगा, क्योंकि एक तो छोड़नी पड़ेगी ना उनको। तो ये डिस्कशन क्यों नहीं होगा? राहुल जी क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता। ये बाकायदा सीईसी में हुआ है भाई। ऐसा तो है नहीं। क्या पार्टियों की फंक्शन का थोड़ा भी अंदाजा नहीं? राहुल जी से मिल के आए फिर भी नहीं समझ पा रहे? बताओ ना सर, राहुल जी से मिल के क्या क्या बताया उन्होंने? पर आता हूं, मुझे बोलने दीजिए, मैं आता हूं जी। देखिए, इससे पहले भी कई सीटों पर राजनेता लड़ते रहे हैं। क्या कभी किसी राजनेता ने कहा कि ये चुनाव लड़ने से पहले कि ये सीट छोड़ दूंगा, वो सीट छोड़ दूंगा? ये फालतू की बात है और प्लांट की जा रही है खबर। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई राजनीतिक नेता ऐसा नहीं कह सकता। ये एक बात है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी से मिल के आए तो क्या हुआ? नहीं, राहुल गांधी का स्पष्ट मानना है कि सीट एक महत्वपूर्ण नहीं होती है, ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा ना कि अगर वो नहीं लड़ते तो मैं बात करना छोड़ देता है कांग्रेस के बारे में। उनकी धारणा है कि कांग्रेस खत्म हो जाती। और मैं कहता हूं कि अगर राहुल गांधी इधर वाराणसी में जाकर के चुनाव लड़ने का फैसला ले लेते, तभी क्या हर्षवर्धन जी यही बोलते कांग्रेस खत्म हो जाती? मैं सोचता हूं कि वो और ज्यादा आक्रामक फैसला होता अगर वैसा वो फैसला ले। तो बिल्कुल हम बात करते। हाँ, अगर वाराणसी चले जाए अभी भी, तब तो आपकी बात गलत होगी ना। ज्यादा करेंगे। अपनी बात से आप अपनी बात से पीछे हट रहे कि नहीं हट रहे?
अरे कमाल की बात करते हैं प्रेम जी, कुतर्क की दुकान पे मत बैठिए। दोनों कहां से तुलना हो गई? प्रियंका जा रही थी 2019 में, वापस आ गई, नहीं लड़ी, हवा उड़ा के लौट गए। और मैं कह रहा हूं, अभी भी आप कह रहे राहुल गांधी को लड़ाइए ना। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर वो भाग गए, अमेठी से भाग गए, तो ये चर्चा होगी कि नहीं आ रही? अगर लौट के लड़ने आ रहे हैं तो कहा जाएगा क्या लड़ने आए? हर्षवर्धन जी, सीधी सी बात मैंने कही कि आपने कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस की मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं कहता हूं कि अगर राहुल गांधी अमेठी छोड़कर बनारस लड़ते हैं तब भी आप यही बोलेंगे? ये आप नई बात निकाल रहे हैं, ये आप नई बात निकाल रहे हैं। ओके, 2 मिनट हो गए भाई, आप दोनों 2 मिनट हो गए। अभी सतीश जी के पास जाऊंगा मैं। सतीश जी, अरे सुनो, अभी रुको भाई, अभी थोड़ा विचार करो, कल फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे भाई, चिंता मत करो। सतीश जी, क्या थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इस पे काफ़ी चर्चा करें। क्या अब ये ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ से आगे चुनाव, अभी मोदी बनाम कौन कौन हो रहा था, अब राहुल जी के फ्रंट पे भी आने की संभावना है कि उनका नाम वाम चलने लगेगा, ऐसा भी संभावना दिख रही है आपको? ये तो हम और आप, सुनिए नहीं, ये तो हम और आप चलाते हैं, ऐसा हमको नहीं लगता। हमको तो लगता है कि राहुल गांधी आज कोई चुनाव नहीं लड़ते तो ज़्यादा बड़े नेता होते। मेरा अपना ऐसा मानना है, मेरा सुझाव भी है। मैं तो कह रहा हूँ कि ही इज़ अबव दिस नाउ। अच्छा, एक बात ये, अच्छा दूसरी जो आप बात कर रहे थे उस पर मैं कह दूं, जब चुनाव आयोग को डिजिटल युग में 11 दिन लग जाते हैं डेटा लाने में, तो भाई अब 11 घंटा कैंडिडेचर के लिए वेट कर लीजिए और 1.25 महीना वेट कर लीजिए कि कौन कहाँ कौन सीट जीतेगा, कौन हारेगा, कौन छोड़ेगा। फिर भी मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कोई कह रहे थे कि वो वायनाड ही रखेंगे और अमेठी छोड़ेंगे, और ये एक इश्यू बनाया जाएगा भाजपा की तरफ से कि बताइए कि आगे आ रहे हैं आप अमेठी तो यहाँ रहेंगे कि वायनाड रहेंगे। वायनाड में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो छोड़ के भागने वाले हैं। तो ये सब तो राजनीतिक पैंतरे हैं, मैं ये ऐसा समझता हूँ। हमको नहीं लगता है कि इसमें उस ढंग से जाना चाहिए। और ये बात कांग्रेस की आपने जहाँ की, भाई कांग्रेस का तो इतिहास ही टूटन और जूटन का रहा है, 100 बार टूट चुकी है। मैं अभी भी कह रहा हूं शिवम त्यागी जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, कि हाँ अभी भी मोदी जी का एडवांटेज है। आप सुनना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा हिला लीजिए, है कि नहीं? लेकिन ये बात आप समझिए कि आप कोई ऐसे तोहमत आक्षेप कर दीजिएगा, ये नहीं कर सकते, ये आपके वश में नहीं है, आपके बड़े बड़े नेताओं के वश में भी नहीं है। जी सज्जन कुमार जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस पर डिस्कस ही मत करो अमेठी रायबरेली को, कहाँ से लड़े, कौन जीते, कहाँ जाए, इस पर चर्चा होनी नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा लग रहा है ये बहस का निचोड़ निकल रहा है। सज्जन जी, क्यों बहस कर रहे हैं हम लोग ये? फिर अनम्यूट करिए, अनम्यूट जी। मतलब ये तो फिर वही वाली बात हो गई जो हमेशा कहा जाता है, गईयो हूं बछड़ो हूं, कि आप बहस भी कीजिए और बहस की दिशा और दशा क्या हो वो भी तय करके दीजिए। ऐसे नहीं होता है भाई, ये सब चीजें ऑप्टिक्स की बात है। जहां पे नामांकन की बात क्यों चल रही है कि बीजेपी ने ऑप्टिक्स के तहत 1 महीना पहले लगभग 100 उम्मीदवारों की अपनी एक लिस्ट जारी कर दी, ठीक है। उसमें आया, जैसे नितिन गडकरी जी का नाम नागपुर से नहीं था, वो बहस बना मीडिया में कि पहली लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। तो ये सब नेचुरली बनते हैं, लोगों का इंटरेस्ट होता है। आप किन चीजों पे बहस करेंगे, किसने क्या कपड़े पहने थे और किसने क्या चप्पलें पहनी थी, उस पर नहीं हो सकता है ना। जो क्षेत्र है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन जहां तक सतीश सर की बात है, इस पे मेरा अलग नजरिया है। ये इशू क्यों बनेगा भाई, वो जीते हारे, लेकिन वायनाड और अमेठी में कौन चुनेंगे वो इसलिए होगा कि उसके परिणाम जो हैं, और जिस तरीके से 2 सालों में कर्नाटका के चुनाव से जिस तरीके से नंदी वर्सेस अमूल का बखेरा खड़ा किया गया, साउथ वर्सेस नॉर्थ, साउथ ऑफ इंडिया वर्सेस नॉर्थ ऑफ इंडिया की इशू शुरू की गई, उसमें एक चीज लगने लगी है कि भाई ये तो नॉर्थ, चूंकि बीजेपी जीत रही है तो वहां के लोग ही फासिस्ट हैं, वहां के लोग, ये जो समाज पे आक्षेप। और ये आप देखेंगे कांग्रेस में जो एक नया, और मैं फिर कह रहा हूं इसमें मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं है, ये एक नया जो विध्वंस फैलाने वाला जो वामपंथी तत्व है ना, जो आजकल कांग्रेस में बहुत तेजी से एंट्री कर रहा है। अब देखिए, लोग सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन जाते हैं वामपंथी पार्टी से आके 6 महीने के अंदर में, और पुराने एनएसवाई के लोग हम लोग जेएनयू डेज से जानते हैं, जो मिड 90s में थे, सब थे, तो वो सब अभी वहीं पे हाशिए के बारे में भी है। बात कर लीजिए ना सज्जन जी। तो वो तो सर बीजेपी में है ना, कांग्रेस तो मध्यम मार्गी थी।
सीपीआई और सीपीएम को क्यों आप क्राइसिस में ला रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल, का आप मंच सही देके कहे। वो मध्यम मार्ग नहीं तो कांग्रेस वाले तो कहते हैं ना कि उनको तब तब सफलता मिलती है जब वो सोशलिस्ट लाइन लेते हैं, बड़ी लाइन लेते हैं सोशलिस्ट की। इतिहास उनके लिए गवाह है, ऐसा एक कांग्रेसी नेता ने मुझे कहा। वो भी स्ट्रेटजी है, हम कहाँ कह रहे कि जो कह रहे सब कर ही देंगे। इसका मतलब ये है कि वो कम्युनिस्ट हो गए। भाई लिबरलाइजेशन आया उनके दौर में, मनमोहन सिंह बढ़ाए आगे, कहां से वो कर पाएंगे? तो अपनी पिच है, और जो सोशलिस्ट पिच थी वो तो लोहिया की पिच थी जिसमें धर्म संस्कृति को छोड़ा नहीं गया था। ये वामपंथी तो इनसे बड़े ही परोक्ष हैं। रही बात की वायनाड की इशू क्यों है, सवाल यह है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से डिलिमिटेशन होने वाला है, जिस तरीके से सीटों को लेकर साउथ वर्सेस नॉर्थ का इशू आने वाला है, उसमें कांग्रेस पार्टी को ऐसे समय में इस तरह के फॉल्ट लाइन में एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि कर्नाटका में भाई अमूल वर्सेस नंदी ये कोई विषय होता है? क्योंकि अमूल का एक केंद्र गुजरात में है, आपने उसे साउथ वर्सेस नॉर्थ से जोड़ दिया। गुजरात तो नॉर्थ में भी नहीं है। वो चीज जब राहुल गांधी जा रहे हैं और जिस तरह का एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, उसमें वो अमेठी रखेंगे या वायनाड रखेंगे, फिर उसमें को ये उनका, मोदी ने बनारस को रखा, उन्होंने नहीं रखा गुजरात से अपना संसदीय सीट 14 में। सवाल ये उठता है कि उसके परिणाम क्या होंगे, उसकी ऑप्टिक्स क्या होगी, और इसके देश के लिए मायने क्या होंगे। इसलिए ये सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है और लोग इस पे पूछेंगे। तो पहली बात तो ये कि काफी डिले की गई है, ऑप्टिक्स के लिहाज से पहले कर देना चाहिए था। बीजेपी ने 1 महीना पहले किया था, तो कांग्रेस को कम से कम इन सीटों में देखिए नहीं करना चाहिए था। एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि कोई कुछ भी कर ले, ये लिख के रख लीजिए आप लोग, कल के बाद से रायबरेली और अमेठी चर्चा का प्रमुख बिंदु होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। कोई कुछ भी कहे कि इस पे क्यों बात होनी चाहिए, राहुल जी कहीं से भी लड़े, क्या फर्क पड़ता? नहीं, फर्क पड़ता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक अलग विषय है, लेकिन उस पर चर्चा होगी, और इसलिए भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी क्योंकि वो दोनों सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रियंका जी का डेब्यू मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं, वो सीट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और राहुल जी का अमेठी से दोबारा हारना या जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जीत जाएंगे तो कौन सी सीट छोड़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी पे चर्चा होगी, कल से लिख कर रख लीजिए आप लोग। ये इशू को आप ऐसे कह नहीं सकते कि जैसे मैंने एक चर्चा में सुना, किसी एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा, अरे राहुल जी बड़ौदा से लड़े, जम्मू से लड़े, कोच्चि से लड़े, कहीं से लड़े, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बॉस, कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? शिवराज सिंह चौहान का नाम चौथी लिस्ट में आया, चर्चा होने लगी, उनको टिकट ही नहीं मिलेगा क्या? बड़े नेताओं का ये चर्चा होती है, इसलिए इस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बहरहाल देखते हैं जो हमारे सूत्र कह रहे हैं वो कितना सच होता है कि राहुल जी अमेठी से और प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, ऐसी संभावना पूरी बनती दिख रही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये चर्चाएं अभी चलती रहेंगी, लेकिन एक अल्प विराम के बाद आप गृह मंत्री अमित शाह का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आप नेटवर्क 18 के ग्रुप चीफ एडिटर राहुल जोशी जी के साथ, जिसमें बहुत सारे उन सवालों को एड्रेस किया गया है, सवाल पूछे गए हैं जिनके जवाब आप सुनना चाहते हैं, जो हाल फिलहाल की चर्चाओं में शामिल रहे।